हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग इस वीडियो में भूगोल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिनकी भविष्य में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, यूपी से रिलेटेड हो, बिहार से हो, एमपी से हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बनते ही रहते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देख सकते हैं और इसमें हम लोग भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कोई भी फीडबैक हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। इनका पश्चिम से पूर्व जो क्रम है यह इसमें बताया गया है। सबसे पश्चिम में गुजरात है, फिर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ठीक है, तो सबसे पश्चिम में है आपका गुजरात और सबसे पूर्व में कौन सा है? मिजोरम। याद रखिएगा, ठीक है। अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप, वलयों एवं प्रवाल भित्तियों से बना द्वीप समूह जो भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है वो है आपका लक्षद्वीप। वो है लक्षद्वीप। मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत और किस देश के संदर्भ में किया जाता है? भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत यह पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं वह लघु हिमालय या हिमांचल हिमालय में स्थित हैं। ठीक है, पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत श्रेणी यह आपके लघु हिमालय या हिमांचल हिमालय में स्थित है। उत्तर पूर्व के किस राज्य को मेलोसिस बेसिन कहा जाता है? मिजोरम को। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अलकनंदा के साथ वह नदी जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी इन दोनों नदियों जहाँ पे मिलती हैं उसके संगम पर आपके रुद्रप्रयाग स्थित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की वे दो श्रेणियां जिनके बीच में सिंधु नदी अपवाहित होती है अर्थात प्रवाहित होती है, लद्दाख और जास्कर, इन दो श्रेणियों के मध्य से होकर के सिंधु नदी प्रवाहित होती है। भारत का वह पहला राज्य जिसने भारत में बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए एक एटलस जारी किया था, वो पहला राज्य है असम। असम द्वारा जारी किया गया था। भारत में सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य, ये तो सभी को पता होगा, गुजरात है। पीटली द्वीप जहाँ मनुष्यों का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है, यह कहाँ पे स्थित है? लक्षद्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, पीटली द्वीप, और यहाँ पे एक पक्षी अभयारण्य भी स्थित है, यहाँ पे मनुष्यों का आवास नहीं है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप और यह कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। ठीक है, और एक नरकुंडम द्वीप है जो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, भारत में 2 ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं, एक बैरन द्वीप और एक नरकुंडम द्वीप, जिसमें बैरन द्वीप जो है वह सक्रिय ज्वालामुखी है और नरकुंडम द्वीप जो है वो आपके शांत या सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, और यह कहाँ है? यह आपके मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? सिक्किम और भूटान के बीच में चुंबी घाटी स्थित है। कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित ये नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती हैं? यह सभी जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित ये नदियाँ जो है मुख्य रूप से प्रवाहित होती है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। शीतोष्ण कटिबंधीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों के मध्य न्यूनतम वनस्पति वाली ध्रुवी या फिर आर्कटिक जलवायु को टुंड्रा जलवायु कहा जाता है। पनामा नहर प्रशांत महासागर को जोड़ती है अटलांटिक महासागर से। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं की जो दिशा है वो घड़ी की दिशा के समान अर्थात क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत अर्थात एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन के लिए खिंचाव बल के रूप में प्रस्तावित ध्रुवीय फ्लीइंग बल का संबंध किस परिघटना से जोड़ करके देखा गया था? पृथ्वी के घूर्णन बल से। ठीक है, पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है उससे जोड़ करके इन्होंने देखा था। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को, जिसे ध्रुवीय फ्लीइंग बल कहा था। दो भिन्न स्वभाव वाली वायुराशियों के मिलने से निर्मित सीमावर्ती क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। दो विभिन्न स्वभाव वाली वायुराशि अर्थात एक गर्म वायुराशि, एक ठंडी वायुराशि जहाँ मिलती हैं उस क्षेत्र में उस क्षेत्र में वाताग्र का निर्माण होता है। ठीक है, और जहाँ पे ठंडी वायुराशि आक्रामक होती है वहाँ पे शीत वाताग्र का निर्माण होता है और जहाँ पे आपकी उष्ण या गर्म वायुराशि जो है वो आक्रामक होती है वहाँ पे
उष्ण वातागर का निर्माण होता है। ठीक है, यह जल संधि यूके को फ्रांस से अलग करती है, अर्थात ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है और उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। कौन सी है? वो है आपकी डोवर जल संधि, जो ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है और उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। कर्क रेखा और मकर रेखा पर लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसका कारण क्या है? यहाँ वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की जो दर है वो अधिक होती है। कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे वर्षा की मात्रा विषुवत रेखा की तुलना में कम होता है, जिससे यहाँ पे लवणता भी अधिक पाया जाता है। और आप देखेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा पे इसके महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भागों पे जो भी मरुस्थल हैं वो ज़्यादातर इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाएंगे या देखने को मिलते हैं। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कैंटरबरी यह कहाँ पे है? यह आपके न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी जो है वो आपके न्यूजीलैंड में है। पुस्तैज वो आपके हंगरी में है। ठीक है, तो यह घास के मैदान है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इनसे बनता रहता है। कोरिया जल संधि किन दो स्थल खंडों को अलग करती है? साउथ कोरिया और जापान को। यह कोरिया, ऐसा कन्फ्यूज मत होइएगा कि कोरिया जल संधि है तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करेगा। ठीक है, कोरिया जल संधि जो है यह दक्षिणी कोरिया और जापान को एक दूसरे से अलग करती है। गोबी का मरुस्थल आपके मंगोलिया और चीन में स्थित है। डेल्टा प्रदेश की ऊपरी भूमि को क्या कहा जाता है? डेल्टा प्रदेश में ऊपर की भूमि को चार्स या चार कहा जाता है और आंतरिक भाग जो धंसा हुआ क्षेत्र होता है उसे बील कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस जो है ऐसे बनता है। ठीक है, और पूछ लेता है ऊपरी क्षेत्र को चार और निचली क्षेत्र को बील। ठीक है, मतलब अर्थात मतलब ये समझ सकते हैं कि ऊपर उठे भाग को चार कहा जाता है और नीचे धंसे भाग को बील कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? इसका सही आंसर है पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट देखिए, इसमें पर्यावरण पारिस्थितिकी के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। किसी एकल जाति स्पेसीज व उसके रहवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वपारिस्थितिकी या ऑटो इकोलॉजी। रामसर अभिसमय भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर कन्वेंशन जो आपके ईरान में हुआ था, कब हुआ था? 1971 में। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सागरीय जलों में विश्व की सबसे अधिक प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। रामसर सूची के अनुसार विश्व के सर्वाधिक आर्द्रभूमि स्थल कहाँ पे हैं? यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन में जो है सबसे अधिक रामसर स्थल हैं। अपरद खाद्य श्रृंखला के आधार में जीव क्या होते हैं? वो अपघटक होते हैं, अपघटनकर्ता। प्रोबायोटिक पद प्रयुक्त किया जाता है। सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के लिए प्रोबायोटिक शब्द का प्रयोग किया जाता है या प्रोबायोटिक जीवों का प्रयोग किया जाता है या इनका उपयोग किया जाता है। स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी होती हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर पर जाने में उपभोक्ताओं की संख्या घटती जाती है, जिसका प्रत्यक्ष कारण क्या है? ऊर्जा का प्रवाह। जैसे एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर ऊर्जा की जो मात्रा है वो घटती रहती है और ऊर्जा मात्र 10% ही ऊर्जा ट्रांसफ़र होता है। 90% ऊर्जा जो है वह क्या होता है? वो वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाता है। और यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? लिंडमैन द्वारा यह नियम प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, कि एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में जाने पर ऊर्जा के मात्र 10% भाग का यह स्थानांतरण होता है। 90% भाग जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है या वायुमंडल में विलीन हो जाता है। बाज, सर्प, मेढक, टिड्डा और टिड्डी घास खाता है। इस खाद्य श्रृंखला में बाज क्या है? बाज जो है वो आपका चतुर्थ उपभोक्ता है। ठीक है, कार्बन चक्र की वे प्रक्रियाएं जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में वापस चली जाती है, दहन और श्वसन द्वारा। धान की जल प्लावित फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से हैं? नोस्टॉक और ओलोसीरा। यह मुख्यतः धान के जल प्लावित मतलब जो धान में अधिक पानी जहाँ लगा रहता है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं और यह मुख्यतः नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, नोस्टॉक और ओलोसीरा। पारे और नाइट्रेट से संदूषित जल के उपभोग से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? मिनीमाता रोग और ब्लू बेबी सिंड्रोम। वह पादप समूह जो वायु में SO2 के प्रदूषण के सूचक की तरह प्रयुक्त होता है, लाइकेन है। श्वास और स्टार और सफ़र, इनका संबंध किससे है? श्वास, स्टार और सफ़र का इनका संबंध है हरित पटाखों से। हरित पटाखों का नाम है ये। ठीक है, किसी प्रजाति की विलुप्तता के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन से हैं? खाद्य श्रृंखला में जीव जंतु की अवस्थिति एवं अनुवांशिक जो विविधता है ये। ठीक है,
अरीबाड़ा विश्व में कछुए की कुछ विशिष्ट प्रजातियों द्वारा विशेष प्रकार के घोंसले बनाने की परिघटना है। यह विशिष्ट प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? ऑलिव रिडले एवं केप रिडले, इनके द्वारा जो बच्चे दिए जाते हैं, जो अंडे नेस्टिंग जो होता है, उस नेस्टिंग को जो मास नेस्टिंग होता है उसे अरीबाड़ा कहा जाता है, जो मुख्यतः आपके उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा का जो गहिरमाथा आपका बीच है, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और ऋषिकुल्या है, गहिरमाथा है, यहाँ पे जो है ओलिव रिडले कछुए जो है मास नेस्टिंग के लिए आते हैं और यह जो नेस्टिंग करते हैं उसे अरीबाड़ा कहा जाता है। वह एकमात्र गिब्बन जो भारत में पाया जाता है हुलासी गिब्बन है। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। मगरमच्छ प्रजनन एवं संरक्षण परियोजना की प्रारंभ इसका कब किया गया था? 1975 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना का शुरुआत किया गया था। और अगर कुछ और हम देखें, हंगुल परियोजना इसकी शुरुआत 1970 में की गई थी। गैंडा परियोजना इसकी शुरुआत 1987 में, हाथी परियोजना 1992 में। यह जो है मिलान करने के लिए सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखिएगा। इंडियन राइनो विजन 2020 इसका संबंध किससे है? एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण से संबंधित है इंडियन राइनो विजन 2020। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा एक सांविधिक निकाय के रूप में कब की गई थी? 1992 ईस्वी में। और याद रखिएगा, यह एक सांविधिक निकाय है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। विश्व वन्यजीव कोष का गठन कब किया गया था? 1961 ईस्वी में। नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? ये आपके उड़ीसा राज्य में है। समुद्री वर्षावन कहा जाता है किसे? प्रवाल भित्ति को समुद्री वर्षावन कहा जाता है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है यह आपके वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर अर्थात IUCN द्वारा जारी किया जाता है। तो ये थे कुछ वन लाइनर फैक्ट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग देख लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो या फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।